ठीक है, चलो आ जाओ। ये हीट का क्लास 01, चलो अरे शिफ्ट कर दिया इसको, निकाल दो। सबसे पहले सबसे पहले समझते हैं लोग कंसेप्ट ऑफ हीट क्या होता है। अच्छा, इसको तुम लोग क्लास 7 8 में पढ़े होंगे कि हम लोग अगर कोई भी एक सब्सटेंस का बात करते हैं, कोई भी अगर पहले समझते हैं, कोई भी अगर हम एक सब्सटेंस का बात करें, किसका बात करें, सब्सटेंस का, तो ये सब्सटेंस के पास अपने आप इंट्रिंसिकली अपने पास एक एनर्जी होता ही है, जिसको बोला गया है हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी होता क्या है और कैसे आता है, उस पर समझते हैं लोग। अच्छा, अगर ये सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस जो है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स मैटर बोलेंगे, ये हम लोग का बना हुआ है एटम से, ठीक है। पर जब एटम है, वो एटम अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, तो एटम्स एक साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है, और ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब है कि तुमको एक सिंगल मॉलिक्यूल नेचर में मिल सकता है, पर एक सिंगल एटम मिलना नेचर में वो मुश्किल है। ये इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम लोग को एक सिंगल एटम अगर हम नेचर में खोजे तो वो मेरे को मिलना पॉसिबल नहीं है, पर ऑन दी अदर हैंड एक सिंगल मॉलिक्यूल मिल सकता है मेरे को, ये हुआ। अब जब ये मैटर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो सबसे पहला बात, अगर हम एक सिंपल सा अरेंजमेंट बना के दिखाएं आप लोग को, ये मॉलिक्यूल है, मान लो ये भी एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, ये भी एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है एटम का, ऐसे एक साथ फिक्स्ड कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा मॉलिक्यूल्स। अब जब ये मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस के अंदर है, तो अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है, so the molecules will vibrate about their mean position. अगर ये लिक्विड है, तो the molecules are capable of moving around but only within the boundary of the substance. और अगर ये gases है, तो molecules can move anywhere, ठीक है। अब जैसे ये मूव कर रहा है ड्यू टू मोशन, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी रहेगा। Every molecule of the substance will have a certain amount of kinetic energy depending upon which state it is in, solid, liquid, gas, किसमें है तो उसमें फर्क पड़ता है। And at the same time, since the molecules also occupy a position within the material, so due to the configuration of the molecule, due to the position of the molecule will also have potential energy. As a result, molecules, irrespective of the fact in what state they are, they will always have some amount of, molecule will always have some amount of kinetic energy as well as potential energy. Kinetic energy due to motion of the molecule depend कर रहा है, solid है तो बस vibrate करेगा, liquid का molecule है तो boundary के अंदर move करेगा within the boundary, पर gas कहीं भी move कर सकता है। So it will have kinetic energy, and at the same time, due to the position of the solid molecule in the substance, it will also possess potential energy. As a result, the kinetic energy plus potential energy of the molecule when combined together is called internal energy of the molecule. Internal energy of a molecule, and the sum of all this energy will also is called heat energy. Sum of all the internal energies is what is termed as heat energy. देखो बात समझ में आया कि नहीं आया कुछ? हेलो, हाँ
ये कहीं पूछेगा अच्छा। नहीं है इसका मतलब, बस तुमको समझने की इसका ओरिजिन क्या है, कहां से आता है एक्चुअली में। तो हीट का डेफिनेशन क्या है? हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। ये हो गया एक बात। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोला है कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हॉट टेम्परेचर टू द कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली हीट का दो डेफिनेशन दिया है, हीट का दो डेफिनेशन दिया है। पहला इंटरनल बोला गया हीट एनर्जी, जो पहला डेफिनेशन है वो समझा, जो पहला ये वाला डेफिनेशन है ये तुमको समझा रहा है कि इसका ओरिजिन क्या है, कि इसका ओरिजिन। और जो दूसरा वाला डेफिनेशन है ये वाला, ये एक्चुअली हम लोग को हेल्प करता है इसको मेजर करने में। ये वाला जो डेफिनेशन वो हेल्प करता है टू मेजर हीट। कैसे वो आगे देखेंगे। तो एक्चुअली तुम्हारा हीट क्या है? एक्चुअली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच फॉर्म द heat energy of a body is defined as the internal energy of the molecules forming the body, whereas heat always flows from the body at higher body at which is at higher temperature, the hot the body which is at cold temperature। ठीक है इतना? ओके। यूनिट ऑफ हीट, सिंस हीट एक तरह का, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल। जूल, JULE, या फिर सिंपली कैपिटल J। एंड CGS यूनिट क्या होता है? अर्ज, ERG। एंड इन दोनों में जो रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ये रिलेशन है बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ हीट, व्हिच इज सेम एज एनर्जी। बट हम लोग जब हीट एनर्जी का बात करते हैं उस केस में हम लोग ये अर्ज वाला रिलेशन यूज नहीं करते हैं। हम लोग एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं जो होता है हम लोग के लिए कैलोरी, CAL, या फिर सिंपली या फिर पूरा लिखना कैलोरी। एंड अब सुनो, वन, अच्छा किसी को याद है 1 जूल कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइन, अगर क्वेश्चन पूछो डिफाइन 1 जूल, क्या बोलोगे लोग? डिफाइन 1 जूल। क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? डिफाइन 1 जूल, ये कहां पे डिफाइन किया हो क्लास 9 में, 10 में? क्या बोलो भाई कुछ तो। नहीं मालूम। अरे यहां से डिफाइन किए थे पगले, फोर्स इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी motion to सॉरी, acceleration, वहां से वर्क का डेफिनेशन से डिफाइन किया इसको, वर्क से हम लोग, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बोलते हैं 1 joule is the amount of work done or the energy spent when a force of 1 newton when applied on a body makes the body move by a distance or displacement of 1 meter in the direction of the force, then we say work done or the energy spent is said to be 1 joule। समझ में क्या है, क्या बोले हम? अभिषेक समझ में आया क्या बोले हम? ये पूछेगा नहीं, बस बता रहे हैं। अच्छा। देखिए, when a force of 1 newton when applied on a body makes the body move through a displacement of 1 meter in the direction of the force, we say work done is 1 joule or the energy spent is 1 joule। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग के पास एक और ऑप्शन है कि 1 कैलोरी। अब समझते हैं 1 कैलोरी क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वाटर रखा गया है, वाटर है जिसका मास 1 ग्राम है।
ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टी इनिशियल मान लो कुछ भी है, एक्स है, एक्स डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि उसको खींचना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई एब्जॉर्ब करना, मतलब अब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे कितना हीट एनर्जी, हीट को क्यू से डिनोट करेंगे हम, क्यू से, कितना हीट मुझे सप्लाई करना पड़े ताकि इसका टेम्परेचर x डिग्री सेंटीग्रेड से इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो जाए x डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1। मतलब हम क्या किए, इसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाए हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किए हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किए बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा सके? ये जो एनर्जी आता है इसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, कैलोरी का डेफिनेशन? 1 calorie is the amount of heat energy required to increase the temperature of water of mass 1 gram by 1 degree centigrade। ठीक है, 1 calorie is the quantity of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग कोई भी टेम्परेचर के लिए मान ले रहे हैं, अगर मतलब कि बात ये है कि जो स्टेटमेंट बोला गया है ये क्या है, ये x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, x 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना x तो। इसका मतलब हम जब ये डेफिनेशन हम दे रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि दिस रिलेशन, दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर्स। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वाटर है शोज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, मतलब कि जितना जो इसका एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है, एट एवरी टेम्परेचर वो सेम अमाउंट से बढ़ेगा। बट याद है कुछ पढ़े थे हम लोग, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या था ये एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? 0 से 4 में 0 से 4 डिग्री तक हीट करेंगे तो वाटर एक्सपैंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जरूरी ये जो डेफिनेशन इसमें कुछ गलती है, एग्जैक्टली सही नहीं है। ठीक है, अभिषेक को समझ में आया प्रॉब्लम, मेरा आर्गुमेंट क्या था? सर। तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ यूनिट को वापस से रीडिफाइन किया गया बाद में, और वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, वो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखे भी हैं कि इन द अबव डेफिनेशन, मतलब अबव मतलब प्रीवियस डेफिनेशन, अबव मतलब प्रीवियस, PREVIOUS, it has been assumed that heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade at each initial temperature is same. However, this is not true due to non-uniform thermal expansion of water, या फिर anomalous expansion of water directly बोल सकते हो। Hence, the precise definition of 1 calorie is ये वाला कि 1 calorie is the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। यहाँ पर हम टेम्परेचर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिए हैं, बट स्टिल हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किए हैं, 14.5 से 15.5 तक ही गए हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। बट इस समय
जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे जाओगे तो जितना एनर्जी लगेगा वो एग्जैक्टली 1 कैलोरी के बराबर होगा, ना कम ना ज्यादा। And experimentally it has been found that 1 calorie is equals to 4.186 approximately equals to 4.2 जूल के बराबर। ये आप लोग को रटना पड़ेगा, इसको रट लो, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर और क्या, और कुछ नहीं, बस ये कैलोरी है और बड़ा यूनिट भी हो सकता है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 टाइम्स बिगर, 1 किलो में 1000 टाइम्स बिगर, बस हो गया। तो 1 किलो कैलोरी क्या होगा? 1 किलो कैलोरी वो एनर्जी होगा जो मुझे रिक्वायर होगा मास ऑफ वाटर का मास बदलने के लिए। ये वाटर है इसका मास अब 1 केजी है, ग्राम में कैलोरी और 1 किलो कैलोरी है। तो इसका टेम्परेचर अगर मुझे 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो कितना हीट एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं किलो कैलोरी, ठीक है। हाँ सर। और कुछ इंटर रिलेशन है, उसे कोई जरूरत नहीं है मुझे जानने का, बस इतना काफी है मुझे। चलो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा अभी तक। आ जाए लो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। याद है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, बस एनालॉजी देता है तुम लोग को अच्छे से याद आ जाए। जब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था वहां पे जो टर्म पोटेंशियल था उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ने ऐसा कहानी बनाया था ना कि 2 चार्ज बॉडीज है, दोनों आइडेंटिकल है, एंड जब दोनों आइडेंटिकल है तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास एक्सेस ऑफ, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों को अगर हम मेटलिक वायर से ज्वाइन कर दें तो देखा जाएगा सिंस यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा यहां से यहां पर। इन अदर वर्ड्स चार्ज मूव करेगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर opposite direction। एंड हम लोग फिर बोले थे कि यहाँ कौन सा क्वांटिटी है जो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है, क्योंकि जिसका नेगेटिव चार्ज है हम लोग बोलते हैं इट इज एट लोअर पोटेंशियल एंड द वन व्हिच इज एट पॉजिटिव चार्ज इज टू बी एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। अब सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो हम लोग उल्टा तरीके से बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। इन अदर वर्ड्स जो करंट है, कि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट चूज किया गया है, जो करंट है विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यह पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो मुझे बताता है कि करंट कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। करंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मूव कर रहा है और करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये बताएगा मेरा टर्म पोटेंशियल, एंड इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। याद आया कुछ? सिमिलरली अगर मेरे पास 2 आइडेंटिकल बॉडीज है पर यहां पर हम चार्ज नहीं सप्लाई करने के बजाय क्या कर रहे हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं, इसको हाई हीट दिए हैं और इसको हीट लो दिए हैं। मतलब यहां पर तो अब जब ये दोनों बॉडीज को हम ज्वाइन कर रहे हैं सॉरी विद द हेल्प ऑफ मेटलिक वायर, कुछ प्लीज नोट करना ये आइडेंटिकल बॉडीज है, सॉरी ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है। क्यों बताएंगे बाद में, जरूरी है आइडेंटिकल होना। तो उस केस में it is found that heat will flow from one direction to another direction, पर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये कौन बताएगा?
जैसे यहाँ पर पोटेंशियल बताना था, यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पर Temperature. टेम्परेचर बताएगा। And it is found that heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature when joined with the help of a medical wire. Heat will flow only as long as there is temperature difference. Heat will flow only as long as there is temperature difference. Heat will flow only as long as there is temperature difference. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करेगा, प्लीज याद रखना। मतलब कि अगर हम एक सिनारियो दे दें आपको, ये एक बॉडी है जिसमें हीट है 30 जूल और इसमें हीट है 50 जूल, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? 50 to 30. अभिषेक, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? अभिषेक, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? 50 to 30. नहीं, तुम लोग को क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तुम लोग को अब सवाल पूछना, तुम लोग को सवाल ये पूछना चाहिए था क्रॉस क्वेश्चन में कि भैया आपने टेम्परेचर तो बताया ही नहीं है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है किसका कम है। जब हम पहला फिगर बनाए थे हमने बस ये बात बोल दिया था, पर हम यहाँ पे फिर से मेंशन किए कि हीट विल फ्लो ओनली इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। अगर तुम्हारा मान लो यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा? इट डज नॉट मैटर हीट किसके पास ज्यादा है, व्हाट मैटर्स इट, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा पर ये फैक्ट है, इट डज नॉट मैटर हीट किसके पास ज्यादा या फिर कम है, वो मैटर नहीं करता है। इट मैटर्स किसके पास टेम्परेचर ज्यादा है। सिंस इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। ये वो केस हो गया है, अभी तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा, ये वो सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जहां पर टू बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, टू बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। ऐसा हो सकता है कब? when the two bodies are not identical। not identical कहने का मतलब कि दोनों डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, डिफरेंट शेप और साइज का है। अगर आइडेंटिकल होता तब हमेशा हाई से लो फ्लो करता हीट में, अगर आइडेंटिकल होता तो, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो नहीं बोल सकते हम क्या मतलब अब भी 40 to 20 फ्लो नहीं करेगा? नहीं, इसमें फ्लो करेगा तो 40, इसमें यही फ्लो करेगा, 40 से 20 फ्लो करेगा इस रिएक्शन में। पर अभी तो आइडेंटिकल नहीं है दोनों। अरे भैया, ये वाला फिगर बोल रहा है, ये वाला ही हम इसी का तो बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल होता तो 50 से 30 में फ्लो कर जाता, क्योंकि अगर आइडेंटिकल होता तो टेम्परेचर सेम होता। अगर दोनों आइडेंटिकल होता तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होता, 50 एनर्जी का टेम्परेचर ज्यादा होता, तो 50 जूल ऑफ एनर्जी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता अगर आइडेंटिकल होता तो, पर आइडेंटिकल नहीं है। हम ये बोलना चाहते हैं कि एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करेगा, इसमें हीट का फर्क नहीं पड़ता, किसके पास हीट ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, किसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो मैटर करता है। तो देखो डेफिनेशन क्या बोला है, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर और अ फिजिकल स्टेट और which tells the thermal state of a body। एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन व्हिच द हीट विल फ्लो व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। देखो डिफरेंट टेम्परेचर, नॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, नॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जी। Difference in energy does not matter,
difference in energy does not matter. ठीक है, उनको पास हो गया, बताओ इसको। अब यहाँ पे एक हम यहीं पे since हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, यहीं पे बात खत्म करेंगे हम। देखो लोग, when heat does not flow between two bodies, जब दो बॉडीज को हम ज्वाइन किए हैं, सुना ध्यान से, जब दो बॉडीज को हम ज्वाइन किए हैं, इट इज फाउंड दैट हीट फ्लो नहीं कर रहा है, हीट फ्लो नहीं कर रहा है बिटवीन टू बॉडीज, सो इट मींस दैट टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। क्या लिखा था? हाँ, it means that two bodies are at same temperature, but this does not mean that they have same amount of heat content in it. वही जो हम लास्ट टाइम लिखे सुनाया अभी वो लिख रहा है, लेकिन जब दो बॉडीज के बीच में हीट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, इसका मतलब हुआ कि दोनों इसका टेम्परेचर सेम है, पर यहाँ पे एक लूप होल है, सेम टेम्परेचर, but this does not mean that they have the same amount of heat content in it. समझ में आई बात? दोनों का टेम्परेचर सेम है, पर जरूरी नहीं कि दोनों का हीट भी सेम होगा। समझ में इतना बात? हाँ। ओके, अब आ जाओ थोड़ा हाई लेवल थिंकिंग में। हीट कंटेंट विल बी सेम, हीट कंटेंट सेम कब होगा? तभी होगा when the two bodies are identical। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये दो बॉडीज है, मान लो A और B, इसका एनर्जी 20 जूल है, इसका एनर्जी 20 जूल है, और जब दोनों को ज्वाइन किए हैं, देखें ये हीट फ्लो नहीं कर रहा है, Q 0 है, हीट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर T1, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। पर हीट सेम होगा कि नहीं वो हम डिबेटेबल है। हीट सेम कब होगा? जब बॉडीज आइडेंटिकल है, दोनों शेप सेम से, दोनों का अच्छा, आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या सोचते हो तुम लोग? आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम मटेरियल से बना, थैंक यू, और एक और चीज सेम शेप एंड साइज, सेम शेप और साइज का है। आइडेंटिकल कहने का मतलब ये है, हम इस बात पे फिर आएंगे, तुरंत आएंगे अभी। और QA is not equals to QB when they are different, when they are different। अच्छा, वही यहाँ लिखे हैं, heat content will be same when two bodies are identical and heat content will be different when two bodies are different। जब different word हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, different means having made up of different material, जो साकेत ने कहा पहली बार, made up of different material and at the same time different कहने का मतलब है different shape and size। अब हम इसको अपने भाषा में समझाते हैं तुम लोग। रेजिस्टिव, प्लीज थोड़ा हम एनालॉजी दे रहे हैं, तुम लोग देखना बस क्या बुक में है, और थोड़ा अगर हम कहानी बनाएंगे तो बन जाएगा, पर हम तो कहानी में जाने रहे हैं, शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये एक वायर है, ये एक वायर है कॉपर का, ये एक वायर है कॉपर का, ये एक वायर है कॉपर का। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट होगा, बताओ? तीनों ही सेम होगा। अरे हम पूछ रहे हैं कौन सा फिजिकल क्वांटिटी तीनों फिगर के लिए सेम होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट होगा?
मतलब हम समझे नहीं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर कर सको। करंट, हम हिंट दे रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं हम पूछ रहे हैं यहाँ पर मान लो एक ट्रायंगुलर फिगर है, एक ट्रायंगुलर लैमिना है, यहाँ पर स्क्वायर लैमिना है, और यहाँ पे एक सर्कुलर लैमिना है, तीनों ही कॉपर से बना हुआ है। तो इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा और कौन सा डिफरेंट होगा? रेजिस्टेंस हो सकता है। थैंक यू। रेजिस्टेंस सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। थैंक यू। रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। क्या सेम होगा? रेजिस्टेंस का भाई है, आसपास ही है वो। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा तीनों के लिए? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी सेम रहेगा, इन अदर वर्ड्स रेजिस्टिविटी। हम लोग कहते थे ना कि एवरी मटेरियल इज डिफाइंड बाय इट्स ओन रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल का अपना खुद का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। अगर मुझे रेजिस्टिविटी पता है, हम उसको लेंथ और एरिया से सिंप्लीफाई करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज अ intrinsic property of a material. Resistivity is the intrinsic property of a material. समझ में आया? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंट मटेरियल का बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों का टू डिफरेंट मटेरियल्स विल वैरी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है। और जब हम शेप और साइज का बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसका लेंथ और एरिया का। ठीक है। ठीक है। अब जब हम लोग, प्लीज सुनना, आप हम बोला, जब हम लोग हीट में आ गए हैं, जब हम डिफरेंट मटेरियल का बात कर रहे हैं, तो एवरी मटेरियल विल हैव एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे। जैसे कि मेरे पास एक वुड है, एक आयरन है, एक स्टील है, एक आइस है, वाटर है, लिक्विड है, और मर्क्यूरी है। तो इन तीनों के जो डिफरेंट मटेरियल्स है, इन सब में भी कुछ वेरिएशन होगा डिपेंडिंग अपॉन थर्मल प्रॉपर्टी। वो जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक। वहां बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को कहा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहां पे कहा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करेंगे हम लोग, बोलो क्या एस से करें कि सी से करें? तुम्हारा बुक में सी से किया हुआ है, क्या सी से करें? सी से। स्मॉल सी से कर दो। और जब हम लोग डिफरेंट शेप और साइज का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं डिफरेंट मास। ठीक है। तो ये दो चीज है जिस पर हीट कंटेंट डिपेंड करेगा, अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर। क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ पे टेम्परेचर सेम रखे थे, यहाँ पर हम टेम्परेचर सेम रख के बात कर रहे थे। पर ये तो ऑब्वियस सा बात है ना, हीट तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा ही करेगा। तो फाइनली इतना सारा कहानी सुनाने के बाद आप लोग कितना बाकी है? ठीक है, बाकी है। इतना सारा कहानी सुनाने के बाद आप लोग को जो याद रखना है वो बस ये बात है। सो फाइनली द हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी विल डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, specific heat capacity C of the body, and finally temperature difference delta T। बस ये बात याद रखना है आप लोग को, बस इतना से आप लोग को बस ये कहानी याद रखना है। अब ये कहानी को समझाने का एक तरीका और है जो हम नहीं बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके, वो हम नहीं जा रहे हैं इसमें, हम बस शॉर्टकट में समझाए हैं। ठीक है। ओके, एंड हो रहा है, फिर ज्वाइन करो लोग।